बी आने वाला है आपका, वो होता है 3-3 नंबर के क्वेश्चंस को कैरी करेगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड। तो पॉन्ड इकोसिस्टम है, उसके अंदर हमें कौन कौन से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं बट बायोटिक के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे बायोटिक एलिमेंट्स या फिर बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक और एबायोटिक, तो पहले हम देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम। पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर कौन कौन से बायोटिक कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ बैक्टीरियाज हो सकते हैं, प्रोटोजोआज हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हो सकते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स। etc. These are biotic components of pond ecosystem. अब आता है नेक्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम, कि पॉन्ड इकोसिस्टम के अंदर हमें एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो ये हो सकता है वाटर, जिसके अंदर सभी जीव रहते हैं, वाटर। देन वहाँ का क्लाइमेट, अवेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड न्यूट्रिएंट्स। तो these are abiotic components in pond ecosystem, and these are biotic components like bacteria, protozoa, phytoplanktons and zooplanktons. These are the biotic components in pond ecosystem. तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, कि बर्ड्स के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो यदि मैं सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करूं, हरियाणा बोर्ड के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन भी आया हुआ है, बर्ड्स के बारे में भी पूछा हुआ है, और इवन हनी बी के अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है इसके बारे में भी पूछा गया है। तो ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का क्वेश्चन है, तीनों चारों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको अच्छे से रीड कर लें। अब हम देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स के अंदर हम सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे कर सकते हैं। तो यदि मैं बर्ड्स की बात करूं तो बर्ड्स के अंदर जो फीमेल्स हैं वो हेटेरोगैमेटिक होते हैं। हेटेरोगैमेटिक का मतलब है कि उनके अंदर हमें अलग अलग फॉर्म्स के अंदर देखने को मिलेंगे, और ये जो हमारे पास मेल होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, यानी कि जो गैमेट्स हैं वो सेम टाइप के होते हैं। लाइक अब हम देखते हैं इसको इन फीमेल्स, यानी कि बर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो बर्ड्स के अंदर जो फीमेल्स हैं, द फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, मतलब जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के गैमेट्स होते हैं, गैमेटिक एंड हैविंग, और उसके अंदर कौन कौन से गैमेट होते हैं, एंड हैव जेड एंड डब्ल्यू।
क्रोमोसोम्स। जैसे कि हमारे पास एक्स वाई होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, तो यहाँ पर हम नोट करते हैं जेड और डब्ल्यू से। तो ये तो थी फीमेल के केस की बात। यदि हम मेल्स के अंदर देखें, बट इन मेल्स आर होमोगैमेटिक। जो मेल्स होते हैं वो होमोगैमेटिक होते हैं, मतलब इनके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सिमिलर होते हैं, डिफरेंट नहीं होते हैं। होमोगैमेटिक विद ए पेयर ऑफ जेड, मीन्स जेड जेड क्रोमोसोम्स। beside autosomes। तो बर्ड्स के अंदर जो हमें सेक्स डिटर्मिनेशन देखने को मिलता है, तो वो उसके अंदर फीमेल्स आर हेटेरोगैमेटिक एंड मेल्स आर होमोगैमेटिक। बट यदि हम बात करें ह्यूमन की, तो ह्यूमन में इसका अपोजिट होता है, फीमेल्स आर होमोगैमेटिक, यानी कि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स को कैरी करती हैं, बट मेल्स आर हेटेरोगैमेटिक, यानी कि एक्स और वाई क्रोमोसोम्स को कैरी करते हैं। तो बर्ड्स के अंदर हमसे थोड़ा अपोजिट प्रोसेस होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं दीज आर जेड डब्ल्यू जेड जेड टाइप। इस टाइप का इसके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन का प्रोसेस देखने को मिलता है। ओके, तो हम यदि इसका क्रॉस करवाते हैं, तो क्रॉस में हम देखेंगे कि एक्स जेड डब्ल्यू क्रॉस विद जेड जेड। तो यहाँ पर जेड जेड जो है हमारे पास वो है मेल्स, और जो फीमेल है वो है जेड डब्ल्यू। यदि हम इनका क्रॉस करवा देते हैं तो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, जेड 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 डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू। तो इस केस के अंदर हम देखेंगे तो जो स्टार्टिंग के दो हैं, यानी कि जेड जेड और जेड जेड, ये हमारे पास है मेल, और जो जेड डब्ल्यू और जेड डब्ल्यू हैं ये हमारे पास फीमेल। यदि हम इनके रेशियो की बात करें तो इनका रेशियो हो जाता है हमारे पास 1:1, और यदि परसेंटेज की बात करें तो 50% आर मेल एंड 50% आर फीमेल। तो ये तरीका है हमारे पास सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स को हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास वो है, व्हाट स्टेप्स आर इंक्लूड इन ए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। तो जो हमारे पास डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हमें कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलते हैं। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इज़ ए मेथड एम्प्लॉयड टू कंपेयर द डीएनए सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल, यानी कि किसी दो इंडिविजुअल के डीएनए को हमें कंपेयर करना है, तो उसके लिए जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, जो टेक्निक यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी या टेक्निक। ठीक है, तो सबसे पहले जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग किया गया था वो सर एलिस जेफरी द्वारा किया गया था। इसके अंदर हम VNTRs का यूज करते हैं। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडन रिपीट्स। अब ये है क्या चीज़, तो VNTR आर द टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए। ये सैटेलाइट डीएनए का एक टाइप है दैट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि उसके अंदर अलग अलग टाइप की मॉर्फोलॉजी देखने को मिलेगी। यदि हम इसके साइज़ की बात करें तो इसका साइज़ 0.1 to 20 KB हो सकता है। चलो इसके डिटेल्स देख लेते हैं, फिर इसके स्टेप्स देखेंगे। तो यदि मैं डेफिनेशन की बात करूं तो जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है, इट इज़ ए मेथड
employed to compare the DNA sequence of any टू इंडिविजुअल, किसी भी दो इंडिविजुअल का यदि हमें डीएनए सीक्वेंस देखना है तो हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इस टेक्निक का यूज़ करते हैं। अब ये एम्प्लॉयड किसके द्वारा की गई थी, डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? तो इट इज़ डिस्कवर्ड बाई सर एलिस जेफरी। इसके अंदर हम एक टर्म का यूज़ करेंगे, दीज आर VNTRs। VNTR का मतलब है वेरिएबल नंबर्स ऑफ टेंडन रिपीट्स। अब एक्चुअल में है क्या चीज़ VNTR? तो VNTR इज़ ए टाइप ऑफ सैटेलाइट डीएनए। जो सैटेलाइट डीएनए होते हैं उसी का ही एक टाइप है सैटेलाइट डीएनए दैट शो, जो कि हाई डिग्री यानी कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस देखने को मिलता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसकी यदि मैं साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ वेरी करता है, ये हो सकता है 0.1 to 20 KB। हम VNTR की बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हमें कौन कौन से स्टेप्स देखने को मिलते हैं, तो यदि हम इसके स्टेप्स की बात करें तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इनको, स्टेप्स इन्वॉल्व in DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को सबसे पहले आइसोलेट किया जाता है, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, डीएनए को आइसोलेट करना, निकालना। दूसरा क्या हमारे पास, उसका डाइजेशन करवाना है। जो भी फ्रेगमेंट हमने लिया है, जो भी डीएनए हमने लिया है उसका करवाएंगे डाइजेशन ऑफ डीएनए विद रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। जो हमारे पास मोलिकुलर सीजर यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जो एंजाइम होते हैं उसकी हेल्प से हमने जो भी डीएनए लिया है उसको डाइजेस्ट करवाएंगे। डाइजेस्ट करवाने के बाद ये डिफरेंट साइज़ के फ्रेगमेंट्स में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। देन अब हम उनका सेपरेशन करेंगे थ्रू द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड चार्जेस। तो सेपरेटेड बाय fragments are separated by gel electrophoresis की हेल्प से हम इनके डिफरेंट जो साइज़ हैं उनको सेपरेट करेंगे। देन जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारे पास, स्टेप नंबर 4, सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स। जो भी फ्रेगमेंट्स हमने सेपरेट किए हैं, सेपरेटेड फ्रेगमेंट्स आर ब्लोटेड, उसको हम ब्लोट करेंगे, ब्लोटेड ऑन सिंथेटिक मेम्ब्रेन। और वो जो मेम्ब्रेन है वो हमारे पास हो सकती है नाइट्रोसेलुलोज
या नायलॉन की। जो हमारे पास सिंथेटिक मेम्ब्रेन है वो या तो नाइट्रोसेलुलोज की हो सकती है या फिर नायलॉन की हो सकती है। नेक्स्ट जो स्टेप है, इमोबिलाइज्ड फ्रेगमेंट्स आर हाइब्रिडाइजेशन विद। ये जो अब हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं जो मूव नहीं करते, उनको हम हाइब्रिडाइज करवाएंगे VNTR प्रोब्स की हेल्प से। VNTR जो कि अभी हमने यहाँ पर इसको डिस्कस किया हुआ है। तो इमोबिलाइज्ड fragments are hybridized with VNTR probes। इनके साथ हम इनका हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, इनको हाइब्रिड करेंगे। द लास्ट स्टेप इज डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA। अब जो भी हाइब्रिडाइज्ड हो जाएंगे, जो भी फ्रेगमेंट्स, उनका हम डिटेक्शन करेंगे। डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट्स अभी जो डिटेक्शन है ये कहलाता है आपका, जो डिटेक्शन का प्रोसेस है हाइब्रिडाइजेशन फ्रेगमेंट्स को देखने का, ये कहलाता है ऑटो रेडियोग्राफी। ठीक है, तो ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से हम इसका डिटेक्शन कर सकते हैं, फ्रेगमेंट बाय ऑटो रेडियोग्राफी। तो ये था हमारे पास DNA फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक के बारे में। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एलर्जी। एलर्जी क्या है, हाउ डज इट टेक्स प्लेस, ये कैसे होती है, व्हाट आर इट्स सिम्पटम्स, इसके सिम्पटम क्या हैं। तो एलर्जी क्या है, तो जो भी एग्जाग्रेटेड या हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, यानी कि हमारे सिस्टम के इम्यून सिस्टम के अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है या फिर एग्जाग्रेशन हो जाती है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। इसके होने के कुछ रीजंस होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं, उनको हम एलर्जेंस बोलते हैं। और क्या कुछ इसके सिम्पटम्स हैं उसके बारे में भी हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो व्हाट इज़ एलर्जी, तो एलर्जी की डेफिनेशन क्या लिखेंगे हम, द एग्जाग्रेशन या हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द immune system to certain antigens present in the environment। इन्वायरमेंट के अंदर कुछ एक एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर कुछ एग्जाग्रेशन या फिर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है। इसी को ही हम एलर्जी बोलते हैं, इज़ नोन एज एलर्जी। ठीक है, तो अब ये जो एलर्जी है, इसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम कौन सी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, तो हम लिख सकते हैं इसके अंदर एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू दिस आर IgE। ये एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई एग्जाग्रेशन या फिर एलर्जी के अंदर हमारा इम्यून सिस्टम कौन सी एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है, तो इसमें हम लिखेंगे IgE।
इम्यूनोग्लोबिन ई टाइप, जो कि एंटीबॉडी हमारे अंदर उसको प्रोड्यूस करते हैं एलर्जी के दौरान हमारा इम्यून सिस्टम। अब क्या है कि जो भी रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं इसके लिए वो कहलाएंगे एलर्जेंस। तो अभी हम बात कर रहे थे IgE। तो एलर्जी इज ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम द मास्ट सेल। अभी जो IgE का प्रोडक्शन हो रहा है ये किसकी वजह से होता है? तो इसमें हम लिख सकते हैं एलर्जी इज ड्यू टू द सीक्रेशन ऑफ, ये जो एलर्जी का इन्फेक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है? तो सीक्रेशन ऑफ केमिकल्स लाइक सीरोटोनिन एंड हिस्टामिन बाई मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो हैं वो सीरोटोनिन और हिस्टामिन का प्रोडक्शन करती हैं, जिसकी वजह से हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, एलर्जी काज होती है। ठीक है, इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इस एलर्जी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय यूजिंग सम एंटी हिस्टामिन ड्रग्स। एंटी हिस्टामिन ड्रग्स का यूज करके हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब मैं यदि सिम्पटम्स की बात करूं कि व्हाट आर द सिम्पटम्स, क्या सिम्पटम्स होंगे? क्या कुछ सिम्पटम्स देखने को मिलेंगे एक एलर्जी इन्फेक्टेड पर्सन को? तो उसके अंदर हमें स्नीजिंग देखने को मिलेगा, वो बार बार छींकेगा, स्नीजिंग होगा। ठीक है, वाटरी आइज़, आँखों के अंदर से पानी आएगा, वाटरी आइज़। इसके अलावा रनिंग नोज़, नाक बहेगा, रनिंग नोज़। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी भैया। ईचिंग, खुजली वगैरह होगी, ETC। ये कुछ सिम्पटम्स हैं एलर्जी इन्फेक्टेड पर्सन के। ओके, तो दिस इज़ अबाउट एलर्जी एंड हाउ डज इट टेक्स प्लेस, ये कैसे टेक्स प्लेस करती है और व्हाट इट सिम्पटम्स, और इसके क्या सिम्पटम्स हैं। तो ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसके अंदर हम हर एक पार्ट का नंबर मिलेगा। एलर्जी की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर ये कैसे फैलती है इसके बारे में बताएंगे, और क्या क्या इसके सिम्पटम्स हो सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। 3 नंबर का आखिरी जो क्वेश्चन है सेक्शन बी का, वो है मेक ए वेल लेबल्ड LS, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, यानी कि मोनोकोट। जो हमारे पास ग्रास है वो मोनोकोट का एक एग्जाम्पल है। तो मोनोकोट सीड का एग्जाम्पल का डायग्राम बनाना है हमें। तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये हरियाणा बोर्ड के अंदर। तो यदि मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो हम बना सकते हैं इसके अंदर। मेरे पास थोड़ा स्पेस की कमी है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट करके बना रहा हूँ।
इसको हम बोलते हैं स्कूटेलम। ये सिर्फ आपको मोनोकोट के अंदर ही देखने को मिलेगा, सेकुटेलम। ये हमारे पास कोलियोपेटाइल। ये कुछ सीड्स हैं जो कवर रखती हैं प्ल्यूम्यूल को, प्रोटेक्टिंग सीड्स हैं जो प्ल्यूम्यूल बोले तो फ्यूचर शूट, जहाँ से हमारा शूट अराइज होता है, फ्यूचर शूट अराइजिंग स्ट्रक्चर है, अराइजिंग स्ट्रक्चर है। ओके, ये हमारे पास है शूट एपेक्स। दिस वन इज शूट एपेक्स। शूट एपेक्स। और ये जो एक कॉर्नर में अलग से निकला हुआ स्ट्रक्चर, दैट इज एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट। जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, ये भी क्या है, एक प्रोटेक्टिव शीथ है जिसको हम बोलते हैं कोलियोरहिजा। ये प्रोटेक्ट करता है हमारे रेडिकल को, ये प्रोटेक्ट करता है रेडिकल को। अब रेडिकल क्या है, तो रेडिकल हमारे पास फ्यूचर रूट अराइजिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि जहाँ से रूट अराइज होती है वो वाला स्ट्रक्चर है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। कल हम इसका नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, सेक्शन सी, जिसके अंदर आपको 5 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी प्रॉब्लम्स दे सकते हैं, उसका सॉल्यूशन हम तुरंत ही आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।